सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन करीब दोपहर के 3:15 होने से पहले एक मारुति मिनी वैन एबनॉर्मल स्पीड से कॉन्वॉय की तरफ आने लगती है। इस ब्लास्ट ने सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज, गवर्नमेंट और जनता को एक अलग ही सदमे में डाल दिया था। 1971 के बाद पाकिस्तान को एक चीज समझ में आ गई थी, मिलिट्री के दम पे इंडिया को हराना पॉसिबल नहीं है। 14 फरवरी 2019 एक ऐसा दिन जहां पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे बनाती है, लेकिन इसी साल के इसी दिन इंडिया ने इतना गहरा जख्म खाया जो शायद आगे आने वाले सालों में कहीं नहीं जाएगा। सुबह के करीब 3:30 बजे सीआरपीएफ का कॉन्वॉय, जिसमें 78 व्हीकल्स थे और 2500 पर्सनल थे, जो जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना होते हैं। इनको शाम तक अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन करीब दोपहर के 3:15 होने से पहले एक मारुति मिनी वैन एबनॉर्मल स्पीड से कॉन्वॉय की तरफ आने लगती है। स्पीड बहुत ज्यादा थी, कुछ समझ में आता तब तक 3:15 PM के अंदर ये गाड़ी कॉन्वॉय के एकदम लास्ट व्हीकल से टकराती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसका असर दूर दूर के इलाकों तक होता है। इस ब्लास्ट ने सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज, गवर्नमेंट और जनता को एक अलग ही सदमे में डाल दिया था कि दिन दहाड़े सिक्योरिटी फोर्सेस पर इतना बड़ा सुसाइड अटैक आखिर हो कैसे सकता है। देखिए, इंडिया की आज़ादी के बाद से ही कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता है और इंडिया अपने ही देश के पार्ट को ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता, स्पेशली तब जब पाकिस्तान खुद इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब उस टाइम पे पाकिस्तान को एक करारी हार झेलनी पड़ी थी और 1971 के बाद पाकिस्तान को एक चीज समझ में आ गई थी, मिलिट्री के दम पे इंडिया को हराना पॉसिबल नहीं है। Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical. पाकिस्तान ये अच्छे से जान चुका था कि अगर वो इंडिया से वॉर करेगा तो मिलिट्री लेवल वो इंडिया का झेल नहीं पाएगा, ऊपर से इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी अलग से बनेगा। और ऐसे में उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई और वो थी टेररिज्म। और आगे चल के जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन वहां पे बने और इन्होंने मल्टीपल टाइम्स इंडिया पर अटैक भी किया। अब साल 2010 से 2016 तक एक लोकल कश्मीरी बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन से कनेक्ट रहता है और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर मल्टीपल टाइम्स अटैक करता है, लेकिन 8 जुलाई 2016 को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस उसे मार देती है। उसके असैसिनेशन के बाद से कश्मीर में अटैक होने थोड़े कम हो गए थे और पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन थे बस मौके की तलाश में थे कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर कैसे और कब एक बड़ा अटैक किया जा सकता है। अब इस पूरी स्टोरी में एंट्री होती है आदिल की, जिसका पूरा नाम आदिल अहमद दार था और इसी लड़के ने, जो अपने स्कूल टाइम में इनोसेंट और इंट्रोवर्ट था, इतना बड़ा फिदाइन हमला करा था। अब ये रेडिकल कैसे बना ये आपको अभी आगे पता चल जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया ये शांत और इंट्रोवर्ट था, तो ये पब्लिकली अपनी ज्यादा प्रेजेंस नहीं रखता था। आदिल के फादर के अकॉर्डिंग साल 2016 में आदिल और उसके दोस्तों की बहस हो जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस उसका और उसके दोस्तों का हरेसमेंट कर रही थी। इस इंसिडेंट का आदिल के दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ था और बाद में जब सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू साल 2016 में बुरहान वानी मारा जाता है तो उसका भी इसके दिमाग में बहुत गहरा असर होता है। इसके बाद वो कई बार ओवरग्राउंड वर्कर के एलिगेशन में कई बार जेल गया है, लेकिन इसको बिना किसी फॉर्मल लेटर के बेल मिल जाती थी। अब 19 मार्च 2018 आदिल जो है अपनी साइकिल से घर से भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता और बाद में इसके पेरेंट्स को पता लगता है कि ये जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्ट हो चुका है और उसी के बाद से ही पुलवामा अटैक की प्लानिंग शुरू कर दी जाती है। अब ईयर 2018 में ही मोहम्मद फारूक को, जिसका पूरा नाम मोहम्मद उमर फारूक था, इसको इंडिया में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर बनाया जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मोहम्मद उमर फारूक ने अफगानिस्तान में ही आईईडी बनाने और बॉम्ब ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग ले ली थी और फिर बाद में मल्टीपल राउट से इंडिया में आरडीएक्स, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, गेलाटिन स्टिक्स और एल्यूमिनियम पाउडर लाए जाते हैं और आदिल, मोहम्मद उमर फारूक और उनके साथ के 2-4 टेररिस्ट मिलकर इंडिया में ही आईईडी असेंबल करते हैं और सिक्योरली 200 किलोग्राम से ऊपर का आईईडी रेडी कर देते हैं। अब ये सब प्लानिंग जब चल रही होती है तो इंडियन इंटेलिजेंस को इनपुट्स भी मिलते हैं, जिसमें से कुछ जे.एंड.के पुलिस के थ्रू भी मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी, इन सब इनपुट्स को क्लेरिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे 2 जनवरी 2019 को इनपुट मिलती है कि जैश-ए-मोहम्मद साउथ कश्मीर में एक मिशन प्लान कर रहा है अपने 4 टेररिस्ट की मौत का बदला लेने के लिए। फिर 7 जनवरी को इनपुट आती है कि कोई फॉरेन टेररिस्ट आईईडी बनाना सिखा रहा है कुछ बड़ा करने के लिए और 9 और 12 फरवरी को भी इनपुट्स मिलते हैं, बट प्रॉब्लम यही आ रही थी, इनको क्लेरिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब देखिए, होता क्या है कि कभी कभी एक ही दिन में मल्टीपल इनपुट्स मिल जाते हैं जो ज्यादातर फेक निकल जाते हैं, तो ऐसे में हर इनपुट पर नजर रखकर हर एक इनपुट की रिसर्च करना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी 9 जनवरी से 12 फरवरी तक जो इनपुट्स मिलते हैं उन सबको देखते हुए पब्लिक सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि जब भी कोई टेरर ग्रुप कोई बड़ा अटैक प्लान करता है तो वो यूजुअली पब्लिक को ही टारगेट करता है। लेकिन इस टाइम सब बेखबर थे कि क्या होने वाला है।
हालांकि इनपुट्स के बेसिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस में मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट कर दी गई कि अगर कुछ एबनॉर्मल चीजें नोटिस हो तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अब आता है 14 फरवरी का दिन। सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जिसमें 78 व्हीकल्स थे, जिसमें 2500 पर्सनल थे, सुबह के 3:30 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए निकलते हैं। सबको शाम तक श्रीनगर पहुंचना था, लेकिन जब कॉन्वॉय पुलवामा तक पहुंचता है तो दोपहर के 3:15 होने से कुछ टाइम पहले सिक्योरिटी गार्ड एक एबनॉर्मल चीज नोटिस करते हैं कि एक मारुति मिनी वैन हाई स्पीड से कॉन्वॉय का पीछा कर रही है। इतने में किसी को कुछ समझ में आता 3:15 के अंदर वो कार लास्ट के कुछ व्हीकल से टकराती है और एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें करीब हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो जाते हैं। इस अटैक के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज और गवर्नमेंट के कान खड़े हो जाते हैं कि इतना बड़ा अटैक आखिर कैसे हो गया। लेकिन अटैक के तुरंत बाद जैश-ए-मोहम्मद इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता है और आदिल का इस सुसाइड अटैक से पहले का एक वीडियो भी रिलीज कर देता है, जिससे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि अटैक पाकिस्तान के साइड से ही हुआ। अब इसके बाद गवर्नमेंट पर जनता का प्रेशर बढ़ने लगता है, जस्टिस की मांग होने लगती है। एजेंसीज को ये बात क्लियर हो गई थी कि ये अटैक पाकिस्तान के साइड से हुआ है और उसी साइड में अपनी इन्वेस्टिगेशन भी वो चालू कर देती है। अब 18 फरवरी का टाइम आता है जिसमें कुछ टेररिस्ट का इनकाउंटर होता है, जिसमें एक टेररिस्ट का नाम अब्दुल रशीद गाजी था। अब इस नाम को आप याद रखना क्योंकि आगे चल के इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अब इसके बाद जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है और रॉ के इनपुट के बेसिस पर पाकिस्तान के प्रोविनेंस खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट एरिया में एज अ रिवेंज एयर स्ट्राइक का फैसला किया जाता है। इनपुट्स के अकॉर्डिंग वहां पे जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा कैंप होता है जिसमें 600 से ज्यादा रिक्रूटमेंट चल रहे थे। अब एयर स्ट्राइक का टाइम आता है और इंडियन एयरफोर्स सुबह के करीब 3:30 बजे के करीब पाकिस्तान के लिए निकलती है। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में करती है और सुबह के 5 बजे तक वापस भी आ जाती है बिना किसी कैजुअलिटी के। अब पाकिस्तान इसके बाद रिटेलिएशन में एक एयर अटैक करता है और जब ये फाइट चल रही होती है तो एक्सीडेंटली विंग कमांडर अभिनंदन बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान में चले जाते हैं और बाद में उनका प्लेन क्रैश होने के बाद पाकिस्तानी फोर्स उन्हें कैप्चर कर लेती है। फिर 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान उन्हें इंडिया को रिलीज कर देता है क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया ने मल्टीपल साइड से प्रेशर देना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक चीज साफ कर दी थी कि अगर अभिनंदन को वापस नहीं करा तो हम अपनी आर्मी को फ्री हैंड दे देंगे पाकिस्तान में अटैक करने के लिए। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी ने अपने वेपन्स को पाकिस्तान की तरफ सेट तक कर लिया था और इसके चलते पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को इंडिया को वापस दे देता है। कि हम हमारे अभिनंदन और ये देखिए विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा से बाहर निकल। अब पाकिस्तान में तो ये ऑपरेशन खत्म हो जाता है पर ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती। इंटेल के बेसिस पर उमर फारूक का पता चलता है और 29 मार्च 2019 को उसका भी एनकाउंटर हो जाता है। और अब तक जो इंटेल हमारे पास थी उसमें ये तो हमें पता था कि उमर फारूक जो है वो जैश-ए-मोहम्मद का इंडिया में कमांडर था, लेकिन जब उसके सैमसंग के फोन को रिकवर किया जाता है तब कुछ ऐसी चीजें पता चलती है, तब पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। उसके सैमसंग के फोन में से जब चीजें निकलती हैं तो उसमें मल्टीपल फोटोज, वीडियोस, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस साबित होता है। बट इसमें एक और चीज का पता चलता है कि ये जो उमर फारूक था ये पूरा अटैक का मास्टरमाइंड तो था ही, बट ये किसी के अंडर ऑर्डर लेता था और उसका नाम था अब्दुल रशीद गाजी, जिसको ऑलरेडी इंडियन आर्मी ने एक नॉर्मल टेररिस्ट समझ के मार दिया था 18 फरवरी को। इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन 20 अगस्त 2020 तक चलती है जिसमें एनआईए 13,500 प्लस पेजेस की चार्जशीट फाइल करती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक 1971 के बाद इंडिया की एक बहुत बड़ी स्ट्राइक मानी जाती है पाकिस्तान के अंदर, जहां इंडिया ने 1971 के बाद पाकिस्तान में घुसकर इतना बड़ा एयर स्ट्राइक की हो।